बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, आज हमने नेक्स्ट ऑर्गेनेली को डिस्कस करना है, लाइजोसोम्स। बेटे हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज। उसके अंदर हम काफ़ी हद तक जो है ना वो इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास इसकी चंद ऑर्गेनेलीज बच गई हैं, उनको हम जो है वो अब डिस्कस करेंगे। तो आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है लाइजोसोम्स। बेटे पिछले 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सारी जो ऑर्गेनेलीज़ हैं बेटे, ये सारी की सारी ऑर्गेनेलीज़ के जो फंक्शंस हैं ये आपस के अंदर कोरिलेट कर रहे होते हैं। यानी एक ऑर्गेनेली का जो फंक्शन है वो दूसरी ऑर्गेनेली के साथ रिलेटेड होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो कि डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स को की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग के लिए वो आ जाती है गोल्जी ऑपरेटस के पास। अब गोल्जी ऑपरेटस जो है वो उसकी मज़ीद प्रोसेसिंग करता है, उसकी पैकेजिंग करता है, उसके बाद उसको सिक्रीशन कर देता है उसकी। ये बिल्कुल बेटे सेल भी इसी ऐसे ही काम कर रहा होता है जैसे कि किसी भी एक कंट्री का के अंदर कोई भी एक सिस्टम काम कर रहा होता है। जैसे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉलेज की बात कर लें, तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग होते हैं और वो मुख्तलिफ़ काम उनका एक दूसरे से बिल्कुल हट के होता है, एक मुख्तलिफ होता है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक अपना काम ना करे तो दूसरे का काम भी अधूरा रह जाता है, हालांकि काम उनका मुख्तलिफ है। ठीक हो गया। सो जैसा कि हमारे पास टीचर्स हैं, तो टीचर्स क्या करते हैं, वो अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं, लेकिन जो एक मैनेजमेंट है वो अपना काम कर रही होती है। कोई आपका टाइम टेबल लेक्चर्स का सेट कर रहा होता है, कोई आपकी फ़ीस को सबमिट कर रहा होता है, कोई रिसेप्शन पे आपको रिसीव कर रहा होता है, कोई सफाई करने वाला है। ठीक है, यानी ये मुख्तलिफ लोग काम तो अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन इनका कम फंक्शन जो होता है वो एक दूसरे के साथ रिलेट होता है। अगर इनमें से कोई एक भी काम नहीं करेगा तो फिर दूसरे का काम भी अधूरा रह जाएगा। सो बिल्कुल बेटे इसी रूल के तहत जो हमारा एक सेल है वो भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा होता है। वो भी उसके अंदर भी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, वो भी एक सिस्टम है। ठीक है, तो वो सारे का सारा जो सिस्टम है उसमें जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो जो भी काम करती हैं वो काम तो अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन वो एक का काम दूसरे के काम को असिस्ट कर रहा होता है। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनेली काम नहीं करेगी तो दूसरे का काम भी जो है वो अधूरा रह जाएगा, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ बेटे, हमारे पास है लाइजोसोम्स। अब आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक अपना माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये अपनी तादाद को बढ़ा लेती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। अब जब तादाद को बढ़ा लेती है कम भी तो हो जाती है, जब सेल उतना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो फिर उसको सेल के अंदर से रिमूव करना, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करना, ये किसका काम है बेटे? ये लाइजोसोम्स का काम है। इसके अलावा ये हमारे सेल का एक तरह का डिफेंस सिस्टम भी है कि हमारे सेल के अंदर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया वगैरह एंटर करता है, ठीक है, तो ये उसको डाइजेस्ट कर देता है। कोई फूड पार्टिकल एंटर करता है उसको डाइजेस्ट कर देता है। यानी सेल के अंदर कोई भी चीज़ जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, चाहे वो सेल की अपनी कोई ऑर्गेनेली ही क्यों ना हो, या फिर कोई सेल से बाहर कोई चीज़, कोई फूड पार्टिकल, कोई वायरस, पैथोजन, बैक्टीरिया वगैरह एंटर करेगा, तो इसका काम क्या है? लाइजोसोम्स का काम क्या है? उसको ख़त्म कर देना, उसको डाइजेस्ट कर देना। बेटा लाइजोसोम को इसी वजह से कहते हैं सेल डाइजेस्टिव सिस्टम। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी बॉडी का एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसी तरह बेटे हमारे सेल्स का भी जो है वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसको कहा जाता है लिटिल स्टमक ऑफ द सेल। ठीक हो गया, यानी ये सेल का एक स्टमक है, जैसे कि हमारी बॉडी का स्टमक होता है जो कि डाइजेशन करता है, इसी तरह ये सेल के अंदर क्या कर रहा होता है? डाइजेशन कर रहा होता है। अब बेटा हमारे पास ये एक सेल है और इस सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेलीज आपको नज़र आ रही हैं। ये न्यूक्लियस है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन को भी हम पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को भी बेटे हम पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी हम पढ़ चुके हैं, साइटोप्लाज्म को भी, राइजोसोम्स को भी। अब आज जो हमने पढ़ना बेटे वो हमारे पास हमारा टॉपिक है लाइजोसोम्स। ठीक हो गया। अब लाइजोसोम ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब देखें इसके हाथ में हथौड़ा है, ये क्या करेगा? जो भी सेल के अंदर बाहर से एंटर करेगा ना, या सेल के अंदर कोई वेला पड़ा होगा ऑर्गेनेली, यानी कोई काम नहीं कर रहा, तो ये इस घर में इसको रहने नहीं देगा। वैसे भी आप जानते हैं कि वेले बंदे को तो वैसे भी घर में नहीं रहने दिया जाता। तो कोई भी ऑर्गेनेली है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया कोई एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो क्या करेगा?
तो ये उसको डाइजेस्ट कर देगा। कोई बाहर से चीज़ सेल के अंदर एंटर करेगी, ये उसको भी डाइजेस्ट कर देगा। तो आप देखें इसके हाथ में ये हथौड़े पड़े हुए हैं, तो इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी फजूल चीज़ को सेल के अंदर रहने देना, बिल्कुल जैसे कि घर के अंदर किसी फजूल बंदे को नहीं रहने दिया जाता सुकून से, ठीक है। तो इसी तरह ये भी उसको डाइजेस्ट कर देगा। अब बेटे थोड़ा सा हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन है लाइसोसोम्स का। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली found in the cytoplasm of eukaryotic cells which contain digestive enzymes। बेटे ये है क्या, ये इस तरह की मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और इसके अंदर इस तरह से बेटे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक हो गया। बस इतना सा इसका स्ट्रक्चर है। ये इसकी मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये वाले क्या हैं बेटे, ये इसके अंदर हैं हमारे पास एंजाइम्स। अब ये क्या करेगी, कोई भी चीज़ जो बाहर से सेल के अंदर एंटर करेगी, इसका काम है उसको डाइजेस्ट कर देना, ठीक हो गया। तो सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है कि इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दे आर फाउंड इन एनिमल सेल्स वाइल इन प्लांट सेल्स द सेम रोल्स आर परफॉर्म्ड बाय द वैक्यूल। अब ये बात याद रखिएगा कि प्लांट के सेल के अंदर इस तरह से जैसे कि एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं ना, इस तरह से प्लांट के सेल में नहीं होते। उनके अंदर यही काम परफॉर्म कौन कर रहा होता है, वैक्यूल। तो बेटा ये एमसीक्यूज के लिए बात याद रखिएगा। इसकी वैक्यूल के अंदर जो है, जो हम लेटर डिस्कस भी करेंगे, इसकी वैक्यूल के अंदर ये एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन का काम कर रहे होते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखें, वर्कड एट एसिडिक पीएच। ये एसिडिक पीएच और कितनी है, तकरीबन 4.8 पीएच पे जो है ना ये काम करता है। तो याद रखना एसिडिक मीडियम के अंदर लाइसोसोम्स काम करते हैं। अब बेटे लाइसोसोम्स को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली। अब ये भी याद रखना कि कौन सी ऑर्गेनेली है जिसको पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली कहा जाता है, तो वो बेटे हमारे पास कौन सी है, लाइसोसोम्स। अब बेटे क्यों इसको पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली कहा जाता है, क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है। ये देखें, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी और ऑटोफैगोसोम्स। ये क्या चीज़ें हैं बेटा, देखें जब प्राइमरी लाइसोम की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो बेटे ये बनते हैं गोल्जी ऑपरेटस से। तो जब ये गोल्जी ऑपरेटस से बनते हैं, ठीक हो गया, तो उस वक्त इनको एक वेजिकल्स के अंदर स्टोर किया हुआ होता है, बंद किया हुआ होता है। तो उस वक्त इसके जो एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उनको बोलते हैं, तो वो इनएक्टिव होते हैं। तो उस वक्त हम इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। अब उसके बाद ये किसी फूड पार्टिकल के साथ क्या करेंगे, फ्यूज़ कर देंगे, उसको करेंगे डाइजेस्ट, ठीक हो गया। अब ये हो जाएंगे एक्टिव एंजाइम्स। अब जब उसको डाइजेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसके बाद अनडाइजेस्टेड मटेरियल कुछ रह जाएगा। अब उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल को सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब हम इसको बोलेंगे रेजिडुअल बॉडी। ऑटोफैगोसोम कब बोलेंगे, ये बेटा उस वक्त हम बोलेंगे जब ये अपने ही सेल की ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट करेगा, जैसा कि अभी आपको बता चुका हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। तो लेटर भी हम इस चीज़ को डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। तो ये बेटे इसको इसलिए पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली कहा जाता है क्योंकि ये डिफरेंट टाइम्स पे अपने फंक्शन की बेस के ऊपर जो है इसकी फॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक हो गया। अब अबंडेंट इन वाइट ब्लड सेल्स, ये उन सेल्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है जो कि ज़्यादा अपना डाइजेशन का जो है वो काम कर रहे होते हैं। जैसे हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं। तो इम्यून सिस्टम काम क्या होता है कि कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर दाखिल होगी उसको किल करना। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया वगैरह एंटर करता है तो ये उसको किल कर देते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर ज़्यादा तादाद के अंदर जो है वो लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। उसके बाद बेटा लाइसोसोम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। शेप और स्ट्रक्चर की बात करें तो स्फेरिकल ऑर्गेनेली है बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, हम पढ़ चुके हैं इसको। उसके बाद इसकी लोकेशन की बात करें, फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स, मोस्ट न्यूमरस इन डिजीज फाइटिंग सेल्स लाइक वाइट ब्लड सेल्स। तो देख लें, मैं भी आपको बता चुका हूँ कि ज़्यादातर उनके अंदर ये पाए जाते हैं सेल्स के अंदर जो डिजीज फाइटिंग सेल्स होते हैं। तो हमारे वाइट ब्लड सेल जो हैं वो बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं, तो इसलिए उनके अंदर इनकी तादाद ज़्यादा होती है। डिस्कवरी की बेटे बात करें तो डिस्कवर्ड बाय बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन रेनी डेड्यू इन द मिड 18th सेंचुरी, ठीक हो गया। तो इस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था बेटे, एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। इसके कंटेंट की बात करें या ये हम देखें कि कितनी टाइप्स के ये पाए जाते हैं। तो देखें बेटे, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स अबाउट 40 डिफरेंट टाइप्स। यानी लाइसोसोम हमारे पास जो एक इस तरह से ये जो मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर तकरीबन कहता है हमारे पास 40 डिफरेंट टाइप्स के लाइसोसोम्स
या एंजाइम्स पाए जाते हैं, और इन एंजाइम्स को हम क्या नाम देते हैं बेटे? इन एंजाइम्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये देखें बेटा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब उसके बाद बेटे हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, और ये इसके अंदर की खाली जगह है, ये ग्रीन कलर में, जिसको ल्यूमन कहते हैं। और यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स नज़र आ रहे हैं बेटे ब्लू कलर के अंदर, और ये हमारे पास प्रोटीन है। तो यहाँ पे क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये आप जानते ही हैं, एंजाइम वाले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस भी करेंगे। आपने 9th चैप्टर के अंदर भी 9 के अंदर भी पढ़ा होगा कि जब एंजाइम जिस चीज़ को इसने डाइजेस्ट करना होता है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद बेटा ये स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, तो इसकी स्ट्रक्चर फीचर्स देखें ज़रा। इनक्लोज्ड बाय अ लिपिड बाइलर मेम्ब्रेन, तो बिल्कुल जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये ऊपर एक लिपिड की लेयर है और बेटे एक नीचे लिपिड की लेयर है। तो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह इस में लिपिड बाइलर होता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रेगुलर ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ा था ना कि उसकी मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल को रेगुलेट कर रही होती हैं। कंटेन 40 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इनसाइड। एंजाइम्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटे ये बेसिकली मैन्युफैक्चर कहाँ पे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वहाँ से ये वेजिकल्स के अंदर बंद करके इसको भेज दिया जाता है। ये हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है, प्रोसेसिंग के लिए गोल्गी ऑपरेटस के पास। गोल्गी ऑपरेटस क्या करता है बेटा? इसकी प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि इसके अंदर चेंज करता है, ठीक हो गया, बाय द एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक हो गया। अगर वो प्रोटीन है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट को ऐड करके ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा, यानी उसकी मॉडिफिकेशंस करता है, प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। उसके बाद उसकी शिपिंग कर देता है, यानी कि वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, या तो फिर सेल से बाहर या सेल के अंदर। मॉडिफाइड एंड पैकेज्ड बाय द गोल्गी ऑपरेटर्स। देखें वही बात आ गई बेटे कि मॉडिफाइड कौन करेगा, इसकी मॉडिफिकेशन, इसको पैकेज कौन करेगा? गोल्गी ऑपरेटर्स। इंटीरियर पीएच इज अप्रोक्सीमेटली 4.8, यानी ये किस मीडियम के अंदर काम करता है बेटे? एसिडिक मीडियम के अंदर ये काम करता है। ऑप्टिमम फॉर एंजाइम्स, ठीक हो गया। तो ये इसके एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम पीएच है। तो एमसीक्यूज के लिए बात याद रखिएगा, लाइसोसोम की ऑप्टिमम पीएच कितनी होती है बेटे? तकरीबन 4.8, और मीडियम कैसा है? एसिडिक। साइटोसोल इज न्यूट्रल। अब साइटोसोल की पीएच, यानी साइटोसोल का मतलब क्या होता है? यानी कि अब वो बात कर रहा है बेटे साइटोप्लाज्म की। अब देखें हमारे पास जैसे कि ये एक सेल है, ठीक हो गया। अब इस सेल के अंदर ये सारा आपके पास साइटोप्लाज्म है, ठीक हो गया। अब साइटोप्लाज्म की जो पीएच आपको बता रहा है ना, वो बता रहा है बेटे आपको पीएच इसकी 7 बता रहा है। तो अब देखें लाइसोम की पीएच कितनी है? 4.8। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आ जाए कि अगर लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, अगर ये बर्स्ट कर जाए तो इसके अंदर ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, तो एक कॉमन सेंस की बात तो ये है कि जब ये एंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ होंगे तो ये सेल की मेम्ब्रेन को भी डाइजेस्ट कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले भी एंजाइम्स हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले भी एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले भी एंजाइम्स हैं, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले भी एंजाइम्स हैं। तो अब ये एंजाइम्स तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी डाइजेस्ट करेंगे, बाकी में ऑर्गेनेली को भी डाइजेस्ट कर देंगे, तो फिर सेल के लिए एक स्ट्रेस की सिचुएशन हो जाएगी और सेल की डेथ हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये याद रखना है बेटे, आपने ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सेल को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है लाइसोसोम से। 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका बेटे क्या है कि पहली बात तो ये कि ये मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होते हैं, बाहर होते ही नहीं है, इसलिए सेल में प्रोटेक्टेड होता है इनसे। दूसरी बात यह है कि पीएच का डिफरेंस है कि ये काम करते हैं 4.8 यानी कि एसिडिक मीडियम में। जैसे ही ये बर्स्ट होगी मेम्ब्रेन और फ़र्ज़ किया ये बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर आ भी जाते हैं, तो लेकिन साइटोप्लाज्म का मीडियम ही न्यूट्रल है, तो जब पीएच चेंज होगी तो ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये बेटे कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म की पीएच होती है वो न्यूट्रल होती है, जिस वजह से जैसे ही ये रिलीज़ होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे, यानी कि एक्टिव नहीं रहेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से लाइसोसोम सेल के जो
अपना पार्ट उसके पार्ट्स हैं, उसके ऑर्गेनेलिज हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। मैं फिर बता रहा हूँ, पहली रीज़न इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, एंजाइम्स उस मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं। दूसरा कि अगर ये बाहर निकल भी जाएँ तो पीएच का डिफरेंस होता है, ये काम करते हैं एसिडिक मीडियम में, लेकिन साइटोप्लाज्म का मीडियम होता है न्यूट्रल और उसके पीएच तकरीबन 7 पॉइंट समथिंग होती है और यहाँ पे 7 लिखी हुई है। तो इस मीडियम के अंदर इसके एंजाइम पीएच एक्टिव ही नहीं होते क्योंकि ये ऑप्टिमम पीएच नहीं है। इसकी ऑप्टिमम पीएच कितनी है? 4.8। उसके बाद बेटा हम इसके फंक्शंस की बात करें तो काफ़ी हद तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर इंट्रूडर्स। इंट्रूडर्स कहते हैं इन्वेडर्स, यानी बाहर से कोई चीज़ एंटर करती है। इनगल्फ्ड बाय वाइट ब्लड सेल्स, जिसको वाइट ब्लड सेल इनगल्फ कर लेते हैं और उसके अंदर होते हैं लाइजोसोम्स जो इसको डाइजेस्ट कर देंगे। ऑटोफेगी, ऑटोफेगी मतलब ये होता है बेटा जब ये सेल के अंदर अपने ही कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है, जैसे ब्रेक डाउन सेलुलर वेस्ट, जैसा कि फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं या दूसरे मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। रिक्लेमिंग मटेरियल्स फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, यानी ये इनको तोड़ देता है और इसको कोई और मटेरियल बनाने के लिए यूज़ कर लिया जाता है। सेल सेफ्टी, मैं आपको शुरू में बताया था कि ये एक तरह का डिफेंस सिस्टम भी है सेल का। मेम्ब्रेन कीप्स एंजाइम्स कंटेन्ड इफ़ अ लाइजोम रप्चर, वही बात आ गई कि देखें सेल की सेफ्टी कैसे हो सकती है। तो एक तो ये कि अगर पहली बात तो ये कि ये किसके अंदर इनक्लोज हैं, मेम्ब्रेन कीप्स एंजाइम कंटेन्ड, मेम्ब्रेन इसको बंद करके रखती है। दूसरी इफ़ लाइजोम रप्चर, अगर लाइजोम रप्चर हो भी जाए, न्यूट्रल साइटोसोल इनएक्टिवेट्स द एंजाइम प्रोटेक्टिंग द सेल, तो सेल क्या हो जाएगा बेटे, वो प्रोटेक्ट रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद बेटे रोल इन फैगोसाइटोसिस एंड ऑटोफेगी, हम इसके फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो उसमें बेटा हमारे पास अब दो फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है इसके, फैगोसाइटोसिस एंड ऑटोफेगी। तो समझते हैं बेटे इसको, पहले फैगोसाइटोसिस को तो डायग्राम में ज़रा देखिएगा, ये बेटे फूड पार्टिकल है। ये फूड पार्टिकल ये आपके पास एक सेल है, तो यहाँ से जब ये इस सेल के अंदर दाखिल होगा तो होगा क्या, तो ये बन जाएगा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल कैसे बनेगा कि जब ये फूड पार्टिकल एंटर करेगा ना तो बेटे इस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे मौजूद थी ना इस हिस्से में, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस फूड पार्टिकल के गिर्द इसको लपेट लेगी और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यू बन जाएगी और ये एक फूड वैक्यूल बन गया। ठीक हो गया, यानी इसको एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद कर दिया गया। अब इसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। अब देखिए बेटे यहाँ पे हमारे पास ये एक लाइजोसोम कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक हो गया, यानी ये लाइजोसोम मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड है। अब क्या होगा कि ये देखें, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड जो लाइजोम है ये इस फूड वैक्यूल के साथ कर जाएंगे फ्यूज़। अब फ्यूज़ करके अब देखिए यहाँ पे इन्होंने इसको डाइजेस्ट कर दिया, आपको छोटे छोटे पीसेस इसके नज़र आ रहे हैं। अब जब डाइजेस्ट कर देंगे तो उसमें जो डाइजेशन हो जाएगी उसको तो सेल के अंदर यूज़ कर लिया जाएगा, लेकिन जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच जाएगा उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल को क्या कर दिया जाएगा बेटा, सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये हमारे पास है फैगोसाइटोसिस। ऑटोफैगी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो स्टेप्स क्या हैं बेटे इसमें, सेल इनगल्फ्स फॉरेन पार्टिकल और पैथोजन, इसको इनगल्फ कर लेगा। फैगोसोम फॉर्म, अब फैगोसोम क्या चीज़ होती है, देखें बेटे जब किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करना होता है ना तो पहले उसको एक मेम्ब्रेन के उसके गिर्द लपेट दिया जाता है। ठीक हो गया, एक मेम्ब्रेन में उसको बंद कर दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं फैगोसोम। तो पार्टिकल इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन वेजिकल, लाइजोसोम फ्यूजेस, उसके बाद लाइजोसोम फ्यूज करेंगे, इमर्ज विद फैगोसोम। सेकेंडरी लाइजोसोम जो भी आपको बता चुका हूँ, तो सेकेंडरी लाइजोसोम क्या करते हैं, डाइजेशन अक्कर, वेस्ट रिमेन्स। ठीक हो गया। ऑटोफेगी क्या है बेटे, ओल्ड सेल कंपोनेंट्स इनक्लोज्ड इन ऑटोफैगोसोम एंड डाइजेस्टेड। ऑटोफैगोसोम क्या है, इसलिए बोला क्योंकि ये अब सेल की अपनी एक ऑर्गेनेली है, कोई ऐसा कंपोनेंट है जो फंक्शनल नहीं है, उसको एक मेम्ब्रेन के अंदर लपेट दिया जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये देखे बेटा ऑटोफैगी इसने शो की हुई है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब ये देखिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को एक मेम्ब्रेन में लपेटा जा रहा है और इसको बोलते हैं ऑटोफैगोसोम फॉर्मेशन। अब इसको लपेट दिया गया तो ये बन गया ऑटोफैगोसोम। अब ये लाइजोम है, इसके साथ करेंगे फ्यूज, ऑटोलाइजोसोम। ठीक हो गया कि ऑटोलाइसिस, यानी ऑटो का मतलब होता है अपने ही घर, क्या कहते हैं कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। ठीक है, तो ये अपने ही सेल की ऑर्गेनेली को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। तो ये डिग्रेडेशन इसकी होगी और इसकी रिसाइकलिंग होगी और इसको दोबारा से नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया या सेल की कोई और ऑर्गेनेली बनाने के लिए इन कंपोनेंट्स को, डाइजेस्टिव जो पार्टिकल्स हैं, इनको यूज़ कर लिया जाएगा।
बेटे लाइसोसोम के रिलेटेड कुछ हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं कि अगर इन एंजाइम्स जो है वो अब्सेंट हो जाए तो उसकी वजह से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो बेटे इन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज द पेशेंट लैक्स वन और मोर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो हमने लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको क्या नाम दिया था, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। द एबनॉर्मल लाइसोसोम फिल्स विद इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस इंटरफेयरिंग विद सेलुलर फंक्शंस। अब बेटे देखें, जो एबनॉर्मल लाइसोम होंगे मतलब ऐसे लाइसोसोम्स जो काम नहीं करते, फील्स विद इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस, तो जब वो काम नहीं करेंगे तो हमारे पास जो इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस हैं वो सेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे, री इंटरफेयरिंग विद सेलुलर फंक्शंस। तो वो फिर जो सेल के नॉर्मल फंक्शन उनके अंदर भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के ना होने की वजह से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं बेटे। पहले पॉम्स डिजीज़ है, इसके अंदर कौन सा एंजाइम मिसिंग होता है, ग्लाइकोजन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। अफेक्ट क्या है बेटे इसका, हार्मफुल अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन अक्यूमुलेट्स इन द लिवर सेल्स। ठीक हो गया। तो लीवर सेल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, जब वहाँ पे ये एंजाइम नहीं होगा तो लीवर के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा। दूसरी बीमारी है टे सैक डिजीज, तो इसमें कौन सा एंजाइम मिसिंग होता है, एसेंशियल लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक हो गया। तो इस टे सैक डिजीज के अंदर लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम मिसिंग होता है। फिर इसका इफेक्ट क्या होगा, लिपिड अक्यूमुलेट्स इन नर्व सेल्स ऑफ द ब्रेन, डैमेज नर्वस सिस्टम, मेंटल रिटार्डेशन, यानी वो नॉर्मल नहीं होगा, डेथ इन अर्ली चाइल्डहुड, तो उसकी बचपन में ही उसकी डेथ हो जाएगी। बेटा आगे देखें, लाइजोसोम्स इन सेल डेथ एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सवाल अगर आ जाए आपको कि व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइजोसोम्स, तो बेटे इसकी सेल डेथ के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब सेल डेथ कब और कैसे, तो देखिए बेटा इसकी जो सेल डेथ है वो होती है सिलेक्टिव सेल डेथ। आपने पढ़ा होगा एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। तो एपोप्टोसिस इज द प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ द सेल। तो बेटा ये जो एपोप्टोसिस है ये कौन परफॉर्म कर रहा होता है, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम एलिमिनेट एंटायर सेल्स इन अ कंट्रोल प्रोसेस कॉल्ड सिलेक्टिव सेल डेथ। तो कंट्रोल होता है ये प्रोसेस, ऐसा नहीं होता अगर मारना शुरू कर देगा तो मारता ही रहेगा, नहीं, जितने सेल्स को मारने की जरूरत होगी उतने सेल्स को ही ये मारेगा। यूज्ड बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये यूज होते हैं डेवलपमेंट के दौरान। एग्जांपल की बात करें, व्हेन अ टेडपोल डेवलप्स इनटू अ फ्रॉग। अब आपको पता है टेडपोल एक लार्वी है फ्रॉग का, जब ये अंडे से निकलता है तो उसकी टेल होती है, लेकिन बाद में आप एक अडल्ट फ्रॉग को देखेंगे तो उसकी टेल नहीं होती। तो टेल कहाँ जाती है, तो बेटा जब उसकी मेटामॉर्फोसिस चल रही होती है, ठीक है, डेवलपमेंट चल रही होती है, तो उस वक्त लाइजोम एंजाइम्स क्या करते हैं, उसकी टेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो देखिए बेटा लिखा हुआ है, द सेल्स ऑफ द टेल आर डिस्ट्रॉयड बाय द एंजाइम्स ऑफ लाइजोम्स। अब बेटा ब्रेन की डेवलपमेंट, जब एक एनिमल की किसी जानदार की डेवलपमेंट चल रही होती है, इवन कि हमारी भी चल रही होती है, सो उस वक्त हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट के अंदर लाइजोसोम एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए बेटा कैसे, मैनी सेल्स इन द ब्रेन डाई ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट, दिस इज डायरेक्टेड सेल डेथ, ये सेल को मारता है, अकम्प्लिश्ड बाय द रप्चर ऑफ लाइजोम विद इन द सेल्स दैट आर बीइंग एलिमिनेटेड। तो बेटे जब नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट चल रही होती है तो उस वक्त ब्रेन की, ठीक है, तो उस वक्त ये कुछ सेल्स को मार देता है। वो मारना क्यों ज़रूरी होता है बेटे, मैं एक मिसाल से आपको बात समझाता हूँ। देखिए बेटे कोई भी चीज़ अगर तैयार की जाती है ना, तो तैयार करने के बाद उसमें फिर फाइनल जब उसको शेप देनी होती है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, कुछ वहाँ से उसको रिमूव किया जाता है। ठीक हो गया। तो ये मोल्डिंग की जाती है इसको हमारा। इसी तरह जब डेवलपमेंट चल रही होती है बेटा, जो नर्व हमारा ब्रेन है तो उसकी भी काट छांट की जाती है। तो ये कौन करता है, ये लाइजोसोम एंजाइम्स करते हैं, यानी कुछ सेल्स होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा होते हैं, ये उनको क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे ताकि एक फाइनल शेप दी जा सके ब्रेन को। देखिए दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर स्कल्पटिंग द नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग अर्ली ग्रोथ। स्कल्पटिंग का मतलब यही है बेटा कि किसी चीज़ को फाइनल शेप देना, कुछ ऐड करके या कुछ वहाँ से रिमूव करके। बेटे आज की हमारे पास समरी है, हमने इसके स्ट्रक्चर की बात की है, पीएच की बात की है, डाइजेशन की बात की है, डिसऑर्डर्स की बात की है विच आर रिलेटेड टू द लाइसोसोम, और इसके डेवलपमेंट की बात की है। तो डेवलपमेंट का मैं आपको बता देता हूँ, इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है बेटा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में। उसके बाद फर्दर इसकी जो प्रोसेसिंग है, पैकेजिंग है, वो कहाँ पे होती है बेटा, गोल्गी एपेरेटस में। तो बेटे आज हमारा यहाँ तक एक लेक्चर है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।